नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली। गठबंधन के साथी बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र वासियों का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं का शुक्रिया अदा किया। कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनका बखूबी साथ निभाया और मेरे बुरे समय में मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। सीएम पद के लिए उनके नाम की पेशकश नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते रहेंगे। हम मिलकर काम करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी जिससे चाहे उसे सीएम बना सकती है, उन्हें हर फैसला मंजूर है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सस्पेंस को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता। मैंने हर क्षण जनता के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा मेरा साथ दिया। मोदी शाह में जनता के सपनों को पूरा करने की ताकत है। महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर भी विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा था कि हमारे बीच कोई अड़चन नहीं है। आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। हम सब एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे। पीएम मोदी जो कुछ भी निर्णय लेंगे वो शिवसेना को मंजूर है। महायुति मजबूत है और हम सब मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर साफ कर दिया कि वो रोने वाले नहीं। एकनाथ शिंदे ने यह भी साफ कर दिया कि वो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात उन्हें मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय कर सकती है। नए सीएम के लिए महायुति गठबंधन का धर्म निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को मेरा पूर्ण समर्थन है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं है। अगर किसी को लगता है कि महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर किसी भी प्रकार की खींचतान है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये उनकी गलतफहमी है। महायुति को स्पष्ट जनादेश मिला है, लिहाजा बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा उसको मेरा समर्थन रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे कि आखिर अचानक से एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पीछे खींचे हैं। कोई प्रेशर है, क्या वजह है? इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीए समीर बाकरे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। हाजी मुकलेश शेख जी हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के। मुकलेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में गुलाबचंद दुबे जी भी जुड़ेंगे शिवसेना से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। समीर जी, आप ही से सबसे पहले, राह अब आसान हो गई सीएम का चेहरा चुनने के लिए?
देखिए, सीएम का चेहरा चुनने की राह पहले भी आसान थी। आपने अगर अमित भाई की चुनाव के पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि जब चुनाव खत्म होंगे हम उसके बाद तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे और हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज जो एकनाथ जी ने जो क्लैरिफाई किया है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, वो उसी लाइंस पे है। और वो एकनाथ जी के बारे में कुछ अफवाहें मीडिया में कोई फैला रहे थे महाविकास आघाड़ी के लोग, इसलिए उन्होंने सामने अपनी भूमिका क्लियर की है। हमारा जो चुनाव के पहले का स्टैंड था वो भी वही स्टैंड आज भी है। तो उसमें ऐसा कुछ किसी का रास्ता क्लियर हो गया या ऐसा हम नहीं देखते। हम ये महायुति के घटक दल के रूप में हम एकनाथ जी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज महाराष्ट्र का नेतृत्व किया था 2.5 साल, और हम सब लोग साथ में हैं। ना चुनाव के पहले कोई कंफ्यूजन था, ना चुनाव के बाद इतना ऐतिहासिक मैंडेट आने के बाद कोई कंफ्यूजन है। तो उन्होंने क्लियर बोला है कि हम लोग एक साथ मिलकर तय करेंगे, और उन्होंने हमारे जो सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को उन्होंने अपने पूरे अधिकार दिए कि आप जैसे तय करेंगे हमको मंजूर है। और उन्होंने राज्य के हित में ये फैसला लिया है। और जब भी हम निकले, जब भी महायुति बनी थी, उस वक्त भी वो एक विचार लेके आगे निकले थे। हिंदुत्व का विचार जो उद्धव साहब ने छोड़ा था उसी को उन्होंने आगे लेके निकले थे, और इसीलिए महायुति बनी थी। उस वक्त कोई एकनाथ जी को सीएम बनना था इसलिए वो बाहर नहीं निकले थे। ये विचारधारा की लड़ाई थी, उसमें हम लोग एकनाथ जी और हम साथ में है, और इसी प्रकार से आज भी हम लोग साथ में हैं। इसीलिए हमारा जो चुनाव का जो पूरा जाहिरनामा था या हमारे संकल्प थे, जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट हमको इसीलिए दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि महायुति एक ही सरकार है जो उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं और महाराष्ट्र को और ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। देखिए समीर जी, बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो भी बहुत कुछ कहता है, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे का बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा डाउन लग रहा था। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। वो तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस के बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरे को जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, जो उन्होंने आंकड़े के साथ बताया कि 1,90,000 करोड़ 10 साल में कांग्रेस ने दिए थे, हमको 10 लाख करोड़ दिए गए। तो ये जो है, ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज है? तो कांग्रेस और बाकी जो महाविकास आघाड़ी के दल है उनके आपस में झगड़े आज आप देखिए। इनके शिवसेना ने बोला है कि हम लोग महाविकास आघाड़ी से बाहर आएंगे। तो इतना अभूतपूर्व मैंडेट मिलने के बाद भी हम लोग बहुत जमीन पर है। हम नम्रता पूर्वक ये सब तय करेंगे, और कल के दिन में आपके सामने सब चीजें आ जाएगी क्लियर। ठीक है, हमारे साथ शिवानंद हुलियालकर जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिवानंद जी, बहुत स्वागत आपका। शिवानंद जी, अभी आपने समीर जी को सुना, मतलब अफवाह फैलाया जा रहा था इन कुछ वक्त में, क्योंकि एकनाथ शिंदे मौन थे, अचानक से आज सामने आए और खुलकर के उन्होंने कहा कि मेरे साथ चट्टान की तरह अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े रहे हैं, उनका जो फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा, उन्होंने खुलकर कहा है। लेकिन इस बीच ये बातें चली कि वो नाराज चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही थी, और आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जो है वो ये बातें फैला रहा था। देखिए, मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता जी को पता नहीं है, आज तक बीजेपी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के ब्लैकमेलिंग से एकनाथ शिंदे जी को, अजित पवार को दबाना चाहते हैं। इनका हमेशा इनका प्लानिंग को सब पता है। खुद के घर पे पहला कांच के घर है, वो देखना चाहिए। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी बहुत ही नाराजी है। उन्होंने उनके एमएलए को पूरा बोल दिया, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए और अपना सब कार्यकर्ताओं को मिलिए, ऐसा आदेश एकनाथ शिंदे जी ने बोले हैं। लेकिन अमित शाह जी के मन में देवेंद्र फडणवीस जी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हो या ओबीसी आरक्षण हो, बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। इसलिए मेरे को लगता है कि बीजेपी के तरफ से विनोद तावड़े जी, नहीं तो बावनकुळे ओबीसी नेता ये उभर के आ सकते हैं। नहीं, वो तो उनका पार्ट है, वो उनको छोड़ दीजिए, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के गठबंधन पर भी तो अब आंच आनी शुरू हो गई है। देखिए, हम चिंतन करेंगे, हम बैठेंगे। आदरणीय हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, पृथ्वीराज चौहान जी, विजय विरोधी पक्ष नेता हमारा, उनके साथ बैठ के हम पूरा इसमें चर्चा करेंगे और इसमें हम देख लेंगे क्या करना है। 3 महीने पहले
लोकसभा का मजबूती से हम जीते थे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। ऐसा तीन महीने में ऐसा कौन सा बीजेपी ने जादू चलाया, ये सबको पता है। जैसा भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने, वैसा ही हम ईवीएम मशीन के ऊपर पूरा देश में, महाराष्ट्र से हम स्टार्ट करेंगे। पहला ईवीएम के ऊपर बैन आना चाहिए, सच्चाई से सामने आना चाहिए। और इसमें जिस तरह से महंगाई हो, बेरोजगारी, मतलब झारखंड में आप जीत गए तो वो ठीक था, वहां झारखंड में ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल अभिषेक जी, इनका स्टाइल है। तेलंगाना छोटा राज्य कांग्रेस को देना, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, ये सब हमको पता है। सर कम से कम वोटर्स का तो सम्मान कर लीजिए। अगर आप ऐसा कहते हैं ये वोटर्स का अपमान होगा, ये वोटर्स का अपमान होगा, भारत की जनता का अपमान होगा, महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। अभिषेक जी, हम उसके ऊपर पूरा सबूत के साथ हम ईवीएम के बैठक में हम पूरा इलेक्शन कमीशन, सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ने 2016-17 में बुलाया था, कोई नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, उस कम से कम सुप्रीम कोर्ट को मान लीजिए। देखिए अभिषेक जी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। अगर आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी 10 साल में अच्छा काम किया, तो उद्योग गुट तोड़ने का क्या जरूरत था, शरद पवार गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? इनका कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र में, सबको पता है। ठीक है। प्रियंका गांधी जी का नागपुर में आपने रोड शो देखा है अभिषेक जी। अरे और सर सब कुछ वोटर्स बता देता है और परिणाम सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, आते हैं फिर से आपके पास। नहीं, थोड़े दिन में सर एकनाथ शिंदे जी खुद ही ये सब बात रखेंगे जनता के सामने। ठीक। अब तो वो तो वक्त की बात है। अभी तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मेरे साथ, मेरे बुरे वक्त में चट्टान के साथ मेरे खड़े थे और आज मैं उनके साथ हूं। कोई बुरा नहीं है। सीबीआई ईडी ठीक है मुकेश जी, क्या ईडीआई और सीबीआई के भरोसे ही आप लोग बीजेपी के साथ है? मुकेश जी देखिए, मैं बोलूंगा तो बीच में नहीं बोलेगा, मैं उनको जवाब दूंगा पूरा। ईडी सीबीआई की बातें जनता के सामने नहीं करता है। जनता जो है पूरे मैंडेट के साथ आप लोग को पूरे तरफ से नापसंद किया है महाविकास आघाड़ी को, और महाविकास आघाड़ी की जो आपस में तालमेल एक नहीं था, वो घर में जाके उसका लीडर भी आपका बचा नहीं है। 60% 60% होना चाहिए, वो भी आपके पास खड़े रहने के लिए, जनता की वकालती करने के लिए जनता ने छोड़ा नहीं है। रह गई बात, आप उधर इधर की बातें कर रहे हो, ईवीएम की बातें कर रहे हो। खासदार के चुनाव के अंदर जब पूरा वन साइड आप लोग जीत के आए तो ईवीएम अच्छा था, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, संजय राउत साहब कांड के बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने भी भगा दिया। फिर रह गई बात की बातें ना करके आपने हाथ स्वीकारना चाहिए। ने आपको बिल्कुल नापसंद किया है। सरकार हमारी बनने जा रहा है, महायुति की सरकार बनेगा और ट्रिबलिजम की सरकार, लाडली बहन योजना, तमाम किसानों का, मराठों का, दलितों का, मुसलमानों का, सभी लोगों को लेकर चलने वाली सरकार, सबका साथ सबका विकास। अजीत दादा पवार साहब देवेंद्र जी के साथ समर्थक देकर देवेंद्र जी की सरकार में बीजेपी की ही सीएम बनेगा। हम लोगों ने पहला ही उनको अमित शाह जी नहीं, आपके मुख से पहले मुकेश जी देवेंद्र फडणवीस निकला, तो मतलब क्या देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा है, ये हम लोग माने? देखिए अभिषेक जी, देवेंद्र फडणवीस साहब ने सबको जमा करने, सबको संभालने का काम किया महाराष्ट्र के अंदर। डिप्टी सीएम के रोल पे भी उन्होंने काम किया है, सीएम रहने के बाद भी। तो आज उनका हक बनता है। हमारी पार्टी एनसीपी, अजीत दादा पवार साहब जी, हमारे पूरे जो विधायक है 41 पूरे समर्थक हमने दिया है, देवेंद्र जी को बनाया है या फिर उनकी पार्टी को हमने लिखित तौर पर दिया है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कार्यकर्ता होने के नाते, मैं तो मेरे सीएम मैं अजीत दादा पवार साहब को देखना चाहता हूँ, शिंदे साहब के लोग शिंदे साहब को देखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मार्जिन है, हमारी जो सीट है वो कम है। तो साथ मिलकर काम करने के लिए अजीत दादा पवार ने 2 दिन पहले ही उनको पटिम्बा दिया है। हमारे सर्वदलीय नेता तो देवेंद्र फडणवीस स्वीकार्य है या फिर बीजेपी जिसे भी सीएम के तौर पे सामने करती है वो स्वीकार है? देखिए वो उनका विषय है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की बड़ी पार्टी, दिल्ली से सब चलता है।
आज देवेंद्र जी को बनाएगा तो बुरा नहीं है। अजीत पवार के लोग समर्थक देवेंद्र नहीं, फडणवीस को मतलब करते हैं हम लोग। तो इसको क्लियर बोलिए ना कि बीजेपी जिसे चेहरा देगी हम उसके साथ हैं। नहीं, बीजेपी जिसे चेहरा देगी हम उसके साथ है ही है। हाँ। लेकिन देवेंद्र जी ने जिस तरह महाराष्ट्र को सजाया है, जिस तरह लोगों को संभाल कर लेके चला है, आज चुनाव के अंदर मेहनत भी उन्होंने किया, हमारी पार्टी भी किया, शिंदे साहब ने भी किया है। तो मेरा ये कहना है, मतलब कि आप लोग मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का हक है, उन्हें बनना चाहिए? जी जी, मेहनत उन्होंने ज्यादा किया है, हम लोग उनके साथ काम किया है। ठीक है। अजीत दादा पवार ने भी लाडली योजना में बहुत काम किया है। ठीक है, राजलक्ष्मी जोशी जी, क्या अभी भी कुछ संशय है या आप माने की स्थिति स्पष्ट है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं? नमस्ते अभिषेक जी, जी। और ज्यादा असर तो यही नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया एकनाथ शिंदे जी ने, उसमें उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने ये कहा कि जो भी नाम आएगा सामने पीएम मोदी और अमित शाह जी के जरिए, वो मुझे स्वीकार। तो यही एक टाइम, देखिए अजित पवार जी की और शिंदे जी के भी यही एक लाइन है। और नहीं, एक लाइन और है इसमें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन और हाईलाइट है, वो ये है कि मुझे बीजेपी से अगर कोई चेहरा है तो मुझे वो स्वीकार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा। जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने यही कहा कि तीनों गुट के जो नेता है, उन्होंने यही साफ किया है कि जो भी नाम निकलेगा, ये जो मीटिंग होगी, जो एक जॉइंट मीटिंग होगी, उसमें जो भी नाम निकलेगा सबके लिए स्वीकार। तो उसमें उन्होंने पहले भी यही लाइन रखा था, आज भी यही लाइन रख रहे हैं। तो उसमें उनका कोई है नहीं। ये डिसिप्लिन दर्शाता है तीनों गुटों का। ये खास करके ये जो महायुति है, और आप उसको देखिए ये तुलना में कि महा विकास आघाड़ी के लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्शन के पहले भी और बाद में भी ये सब अपने अपने गुट के नेताओं को घोषित कर रहे थे कि हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। एक इच्छा प्रकट करना और एक व्यक्त करना और उसमें दावेदारी करना, उसमें अंतर होता है। तो ये अंतर नजर आ रहा है मुझे। और आज भी जो है उन्होंने पूरा ऑप्शन बंद नहीं कर दिया, ये नहीं कहा कि मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, आकांक्षाएं तो सबकी होती है। तो ये तो कार्यकर्ता जो है उनकी भी होंगी, और जो गुट के नेता हैं जो उनकी भी होंगी। तो ये जो है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे आपस का जो तालमेल है उसमें कोई बिगड़ा नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं वो जो है जैसे पहले था, आज भी वही स्थिति है। मैं खुश हूँ। बस उन्होंने ये जो है व्यक्त करने में 2-3 दिन लगाए, लेकिन जो है आज उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी होगा वो स्पष्ट, मतलब हमारे सबके लिए ये स्वीकार है। तो ये उन्होंने कहा। गुलाब चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना से हैं। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। गुलाब जी, अब देखिए आपके नेता ने तो ये क्लियर कर दिया कि उन्हें बीजेपी जिसे चुन ले, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसे डिसाइड कर देंगे कि हाँ ये चेहरा होगा, उसे वो स्वीकार कर लेंगे। लग रहा है कि आप लोगों को एक छोटा सा झटका लग रहा है। जी गुलाब जी। जी जी, हाँ। तो मतलब बीजेपी का चेहरा स्वीकार्य होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ये वक्तव्य कभी नहीं रहे। 23 तारीख रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल दूर दूर तक महायुति के कोई शीर्ष नेतृत्व, चाहे अजीत दादा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हो, इन तीनों नेताओं ने कभी ये बात नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं मानव स्वीकार करता हूं कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र सूबे के कुछ कार्यकर्ता और सामान्य जनमानस, इनका रुख एकनाथ शिंदे साहब के तरफ जरूर बना। एक बार इनको पुनः भारतीय जनता पार्टी या महायुति गठबंधन धर्म निभाते हुए इनका अगर नाम आगे कर तो बहुत दूर तक संदेश जाएगा। ऐसा बात बल्कि यहाँ तक बात आई कि जिस दिन से वर्षा में सब लोग जमा होने के कारण, विशेष करके
हमारी लाडली बहना और इनके समर्थन में तुरंत ट्विटर पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने सूचना दिया कि मेरे आप सच्चे समर्थक तभी हो सकते हो कि मेरे गठबंधन धर्म में किसी प्रकार चुनाव आए। इतना उन्होंने संभालने की कोशिश किया। उन्होंने सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के प्रति उन्होंने जो प्रेम भाव 2022 से दिखाना शुरू किया है वो आज दिन तक बरकरार है। कि ये हुए फैसलों को ये तो कार्यकर्ताओं को तब भर रहे थे, जिसके लिए एक बार पुनः एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आगामी यहाँ का महानगर पालिका नहीं, देखिए ये दो तीन दिन जो सीएम साहब नहीं सामने आए और इसी वजह से ये बात होने लगी कि नाराजगी है और नाराजगी बहुत गहरी है। क्योंकि रामदास अठावले का एक बयान शायद आपको याद होगा, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी आला कमान ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, लेकिन कुछ नाराजगी है एकनाथ शिंदे की, उसे दूर करनी चाहिए। ये आठवले साहब का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि शिवसेना में किसी प्रकार का ईंधन का कोई नाराजगी इस बात की नहीं रही। ये जरूर रहा है, तो मैं आपको प्रवृत्ति करना चाहूंगा, ये बात जरूर ये कहीं कहाना का जिस तरह से हरियाणा में नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मतलब उसी तर्ज पे क्या चाहते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू किया जाए? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, जल्द लौटते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समीर जी अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अभी आपने गुलाब जी को भी सुना होगा, कुछ इसी तरीके की बातें जो हैं वो लगातार चलते रही हैं और कई ऐसे नेता हैं जिनकी प्रतिक्रिया आई कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाना चाहिए और कई प्रवक्ता जो हैं उन्होंने पोस्ट भी किया है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए था। अभी जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने कंटिन्यू किया, क्योंकि हम तो एक गठबंधन में है, तो उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाना चाहिए। ये आकांक्षाएं हैं लोगों की। देखिए, अपने पार्टी का सीएम बनना चाहिए हर कार्यकर्ता और उस पार्टी के नेता की तो इच्छा स्वाभाविक रहेगी, इसमें तो कोई गलत नहीं है। एकनाथ जी के पार्टी की इच्छा रहेगी कि उनके पार्टी का सीएम बने। अभी मैं अजीत दादा के पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने भी बोला, तो एक नेचुरल इच्छा है, इसमें कोई मैं कोई इसमें विरोधाभास नहीं देखता। और हम लोगों ने जो चुनाव के पहले का स्टैंड है और चुनाव के बाद का स्टैंड हम कोई चेंज नहीं करते। भाजपा ऐसी गठबंधन हमेशा बनाती है कि पहले जो बात करते हैं वही आखिरी तक हम रहते हैं। आज जैसे कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि ये ईवीएम का है और ये है, तो इनका ऐसा है कि अगर जीते तो परिवार की वजह से जीते और हारे तो ईवीएम की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको बोला है कि आप सेम बोला है कि अगर आप जीतते हैं तो वो ईवीएम ठीक रहती है। महाराष्ट्र में इन्होंने जब हम चुनाव हुए थे लोकसभा के तो अभूतपूर्व इनको जीत मिली थी। हम लोग 9 सीट पे भाजपा सिमट के रह गई थी, इन महाविकास आघाड़ी को 31 सीट मिली थी। तो ये तब इनका ये नहीं था कि आप ईवीएम पे ब्लेम करो। तो आज क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल सकते हैं कि हम झारखंड का चुनाव नतीजा नहीं मानते और हम सरकार से इस्तीफा देने को तैयार है? तो इस तरीके का जो है ना, जनता के सामने न जाते हुए, आत्मचिंतन न करते हुए कुछ भी अनाप शनाप इल्जाम लगाना, कोई भी संस्थाओं पे इल्जाम लगाना, सुप्रीम कोर्ट पे लगाना, इलेक्शन कमीशन पे लगाना। आप जनता के विवेक के सामने गए थे, आपका एजेंडा लेके जनता ने आपको नापसंद किया। होता है, ऐसा नहीं कि हम कभी चुनाव नहीं हारे, हम आत्मचिंतन करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, नीतियों को हम चेंज करते हैं। तो ये कौन सी बात हो गई? तो मेरा ऐसा कहना है कि समीर जी चलिए, वो तो ठीक है, वो जनता ने डिसाइड कर दिया, उसमें इफ बट की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। जनता ने वो डिसाइड कर दिया कि किसे अगले 5 साल के लिए सत्ता में रहना है और किसे नहीं रहना है। लेकिन इन सब के बीच जो अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही, और जैसा अभी देखिए शिवानंद जी भी कह रहे थे कि विनोद तावड़े ये नाम हो सकता है। तो मतलब देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि उनके पार्टी में विरोधी पक्ष नेता के लिए भी सीट्स नहीं है, वो उनके अपना देखे। लेकिन हम लोगों के एक हमारी जो डिसिप्लिन पार्टी है, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, वो हम
फॉलो करेंगे। देवेंद्र जी का 2-3 घंटे पहले का आपने स्टेटमेंट दिया, देखा है कि महायुति की बैठक कल होगी, उसमें आपको सीएम का नाम पता चल जाएगा। मैं भाजपा का हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता है देवेंद्र जी सीएम बने। इसमें क्या मतलब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग तो चाहते हैं पहले से कि देवेंद्र जी सीएम बने, लेकिन हम एक महायुति के धर्म के साथ गए थे। जो चुनाव के पहले हमने डिसाइड किया था वही चुनाव के बाद हम कर रहे हैं। उसमें आप जो नाम ले रहे हैं या जो शिवानंद जी नाम ले रहे हैं, ये नाम जो है हम लोगों की एक प्रक्रिया है पार्टी की। ऐसा नहीं कि कोई किसी परिवार ने बोल दिया कि इसको सीएम बनना है और इसको नहीं बनना है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। तो आप देखिए कि हम लोगों की एक तय प्रक्रिया के हिसाब से ही होता है। और जो हरियाणा का जो तो मुकेश जी को भी आपने सुना होगा, मुकेश जी जो आपके सहयोगी हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, हक उनका बनता है। और यही वजह है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने भी एक स्टेप पीछे खींच लिया कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस का हक बनता है। देखिए, देवेंद्र जी ने हमारे सर्वोच्च नेता है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बढ़िया सरकार चलाई थी। आप 2014 से 2019 के बीच में देखिए, हाँ। जो 2.5 साल सरकार नहीं थी, जब कोविड था तो मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव कर रहे थे और देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे। तो देवेंद्र जी जनता का नेता है, देवेंद्र जी को पूरे महाराष्ट्र के हर प्रांत की समस्याओं का निराकरण करना आता है। तो ये पैन महाराष्ट्र जो नेता है, ये जी है, भाजपा में हमारे सर्वोच्च नेता है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इच्छा प्रकट की कि देवेंद्र जी सीएम बने। बट मैं भी एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जो देवेंद्र जी खुद बोल रहे हैं कि कल महायुति की बैठक के बाद ही आपको सीएम का नाम आएगा। तो मैं भी उसी लाइन्स पे बोलूंगा कि हमारे सर्वोच्च नेता है। हमारे बावनकुळे साहब ने भी अभिनंदन किया एकनाथ जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि। और देखिए, आप 23 तारीख को जो चुनाव आए उसके बाद तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आप में कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो कहाँ छुप के बैठे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया था। अब 23 के बाद सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर आते, 2-3 दिन लगता है समय जब महायुति की सरकार बनती है। ठीक है, शिवानंद जी बोलिए। मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता जी को बोलना चाहता हूँ, जैसे उनके देवेंद्र फडणवीस जी के इलेक्शन होने के बाद जो प्रक्रिया आया, उनका बात उनके चेहरे से पता होता है तो कैसे क्या किया है। नहीं तो वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अरे मेरे हिसाब से इधर सुनिए बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप बोलते मैंने कुछ नहीं बोला। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अजीत दादा पवार के बारे में मध्य प्रदेश में क्या बोला था, दूसरा दिन उसको डीसीएम बनाया। अभी अजीत दादा पवार को एकनाथ शिंदे जी को यूज करके लिया तुम लोगों ने। मराठा आरक्षण मुद्दा हो, लिंगायत समाज आरक्षण हो, धनगर समाज आरक्षण हो, कुछ भी विकास की बात नहीं। बेरोजगार बढ़ गया है, महाराष्ट्र के उद्योग धंधा सब गुजरात जा रहे हैं। आप हमेशा कोई भी देखिए, हरियाणा में चौताला जो को खत्म कर दिया बीजेपी ने, आसाम में नवीन पटनायक को फिनिश कर दिया। उद्धव ठाकरे जी 25 साल बीजेपी के साथ जुड़ के थे, उनको भी फिनिश कर दिया। उद्धव शिवानंद जी, इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी ने क्या किया ऐसा कि उसने खत्म कर दिया? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अभिषेक जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, ब्लैकमेलिंग करना, लोगों का प्रतिपक्ष नेताओं को तकलीफ देना। आप इलेक्शन में देखिए उद्धव ठाकरे जी का 3-3, 4-4 बार हेलीकॉप्टर चेकिंग हो गया। तो ये आरोप आप लालू यादव के लिए भी लगाते हैं। लालू यादव कहाँ साथ आ गए? देखिए लालू यादव कहाँ साथ आ गए? हेमंत सोरेन के लिए आप आरोप लगाते हैं, हेमंत सोरेन कहाँ आ गए? अभिषेक जी देखिए, गरीब, दलित, पिछड़ों, इनके पीछे पड़ के तकलीफ देना, मुसीबत ला। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी 10 साल केंद्र में बैठे हैं, क्या कर रहे? मणिपुर जल रहे। इधर ऐसा कौन सा महाराष्ट्र में काम किया है उन्होंने? शिवानंद जी, प्रगति के बाद इन्होंने, अभिषेक जी सुनिए, मणिपुर जल रहे। लेकिन एक विषय पे तो रहिए, एक विषय, आप विषय पे तो रहिए शिवानंद जी। आप विषय से विषयांतर होंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, 4 दिन आए हुए रिजल्ट हुआ है। क्यों नहीं गया अमित शाह जी? क्यों नहीं गया? अरे फिर सर, नरेंद्र मोदी जी, विषयांतर आप क्यों हो रहे हैं?
विषयांतर क्यों हो रहा है? अभिषेक जी महाराष्ट्र पे उद्योग धंधा देखिए, सब महाराष्ट्र गुजरात की लेके जा जनता रहे हैं। ने आपको क्या बोला है? महाराष्ट्र की देखिए- जनता ने 3 दिन पहले आपको मैंडेट क्या दिया है? देखिए अभिषेक जी, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। हम इसमें हम चिंतन करके पूरा प्रूफ के साथ हम पूरा रोड पे उतरेंगे। पूरा कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी सब मिलके हम मीटिंग लेके हम पूरा रोड पे उतरेंगे, जनता में जाएंगे। ठीक है, गोर मतलब गरीब रिजल्ट दलित आपको पिछड़ों में स्वीकार्य नहीं जाएंगे। है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुकेश जी, अभिषेक जी और आज भी एकनाथ शिंदे जी को सीबीआई ईडी के प्रेशर के दबा के उनको चुप बिठाया, उनको यूज किया इलेक्शन के काम में। अजित पवार को भी मतलब चुप इसके बिठाया। पीछे क्या, मतलब आपके पास क्या कोई सबूत है तो सामने दीजिए। सबूत है तो सामने दीजिए। सर मीडिया के माध्यम से पता हो गया है, हमारे भी लोग हैं उसमें। झूठ बोल रहा है सामने आप हमारे देखिए, पास भी अजित पवार गुट के प्रवक्ता है। अजित पवार, अभी गुलाब जी चले गए। अजित पवार भी हमारे साथ अजित पवार गुट के प्रवक्ता है, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपके आरोप है, अगर इसके सबूत है तो सामने रखिए ना। आरोप अभिषेक जी 2.5 साल अजित दादा पवार डीसीएम थे हमारे कांग्रेस के साथ, शिवसेना उद्धव गठ के साथ। अभी समीर जी ने क्या बोला? सर आप इधर उधर अगर जाएंगे तो आप बताइए। आप कुछ ने काम किया। अरे अजित पवार आघाड़ी के साथ थे ना, सीबीआई के दबाव। आघाड़ी के साथ थे सर। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे थे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ थे, पंजाब में साथ नहीं थे सर। ये सब इतिहास में मत जाइए सर। ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से। अब मुकेश जी बोलिए। ठीक है मुकेश जी, पूरा ब्लैकमेलिंग चल रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है शिवानंद जी, अब सुन लीजिए मुकेश जी को। मुकेश जी, आप लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। देखिए उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वो बुरी तरह महाराष्ट्र में हार चुका है। जनता उनको बिल्कुल नापसंद किया है। आज एकनाथ शिंदे जी अजित पवार को यूज किया आप लोगों ने। शिवानंद जी ऐसे करेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। शिवानंद जी ऐसे करेंगे तो फिर ऑडियो डाउन करवा। मैं नहीं चाहता कि ऑडियो डाउन करवाऊं, सो प्लीज सर, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहता। उनको आपने 8 मिनट दिया, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहता। 3 मिनट वही बोल रहे हैं। बोलिए मुकेश जी। देखिए उनको जनता ने बिल्कुल, मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं कांग्रेसियों को कि नाना पटोले साहब इतने बड़े लीडर है महाराष्ट्र का, कितने वोट से जीता है? 213 वोट से या 200 कुछ ऊपर, 200 के ऊपर। अरे काम ही नहीं करते थे, एसी में बैठ के नीचे के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते थे लोग। ये लोग कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं समझते, अपनी जागीर समझते थे। आज इतने बुरा हार अगर हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसका जिम्मेदार नाना पटोले साहब भी है और उसका जिम्मेदार हमारे अजित पवार साहब के जो हमारी बहन लगती है सुप्रिया सोले भी है और शरद पवार साहब भी है और साथ में उद्धव साहब ठाकरे को कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के लोगों ने सारा शिंदे साहब को वोट किया, अजित पवार को वोट किया है और साथ में देवेंद्र जी को वोट किया है। ये लोगों को खाली कार्यकर्ता जो है गर्दी जमाने का काम किया और कार्यकर्ता उनसे नाराज है और हमारे महायुति से खुश है। महायुति विकास का काम कर रहा है, महायुति लाडली बहन योजना का काम किया। देख सकते हो 3 महीने में फटाफट लोगों को पैसे मिलने लगे, लोगों तक फोन आने लगे, लोगों को विचार पोस्ट करने लगे, लोगों की हालचाल हेल्प करने लगे। क्या है ये बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बैठ के अनशन बता रहा है। अरे भाई तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा किसने लुटा वो बता। तेरी जो आज कंडीशन, तुम्हारी जो हैसियत है, जनता ने वहां तक विपक्ष का लीडर तक तुम्हारे को नहीं बनाने को दिया है और तुम बना भी नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर तालमेल एक नहीं है, सब ठीक नहीं है, आपस में लड़ रहे हो। पहले तो जब एग्जिट पोल का रिपोर्ट देखे थे, नाना पटोले जी बंद कमरे में बैठ के सीएम बनने की कोशिश, जन पाटिल साहब सीएम बनने की कोशिश, उसके बाद में उद्धव साहब ठाकरे सीएम बनने की कोशिश। ऐसी भी आई थी कि कपड़े वपड़े भी सिलवा लिए गए थे। बिल्कुल, आज वो हार गया है तो हार को स्वीकारना चाहिए। जनता को, महाराष्ट्र के जनता के साथ, ये सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के विपक्ष में बैठ के हमारे साथ जो जनता की आवाज है वो हमारे सामने रखे, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश की बातें, उसकी बातें। एक सेकंड दीजिए, ईवीएम की बातें कर रहे हैं। संजय राउत को तो
सुबह उठ के 10 बजे देखिए टेलीविजन में बोलते रहते, क्या बोलता है। चंद्रचूड़ के बारे में जज के खिलाफ भी बोला, जो नए आदेश थे भारत देश का उनके खिलाफ बोल दिए, आज थोड़ा यूटर्न लिए। तो ये अपने घर में जाके हमारे महायुति में झांकने की इनको जरूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छा सरकार चलाने वाले हैं। हमारी सरकार, अमित शाह, मोदी जी, देवेंद्र जी और शिंदे साहब और अजीत दादा पवार हमारे लीडर है। महाराष्ट्र के हीरो जो अजीत पवार किंग मेकर हुआ है, उनके नेतृत्व से हम अच्छा काम करेंगे। ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको तो बातें ही नहीं करना चाहिए टेलीविजन में बैठ के। ये क्या कहा। अरुण सावंत जी हमारे साथ है, कांग्रेसी सब उनके साथ नहीं है अभी। ठीक है कांग्रेस आई नहीं हो। ठीक है, अरुण सावंत जी हैं, आप ही के सहयोगी हैं शिंदे गुट से। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अरुण जी, देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पे स्वीकार्य है? यस, बिल्कुल स्वीकार्य है। देखिए, हमने जब 2.5 साल पहले जब इस राज्य की सत्ता हमने अपने हाथ में ली थी, तभी हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन्होंने हमारे शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे जी के हाथ में इस राज्य की बागडोर सौंपी थी और हमने काफी अच्छे विकास के काम करके दिखाए। इसीलिए महाराष्ट्र के जनता ने हम पर विश्वास रखा और हमें प्रचंड बहुमत यहाँ पर दे दी है। इलेक्शन के पहले ही हमने डिक्लेयर किया था तीनों नेताओं ने कि इलेक्शन के बाद हम ये बात डिक्लेयर करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्य जो चेहरा था नेतृत्व का वो एकनाथ शिंदे थे। आज खुद एकनाथ शिंदे जी ने बड़ा मन दिखाकर ये बता दिया है कि हम इस राज्य की जो प्रगति है उसे रुकने नहीं देंगे। कोई नहीं। और पद जो भी नेतृत्व हमारा डिक्लेयर करेगा वो मुझे स्वीकार्य है, मान्य है, हमने स्वीकार कर दिया है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, अब लग रहा है कि महायुति को लेकर के जो पिछले 2-3 दिनों में स्थिति बनती दिख रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खींचतान है, अब जो शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद सब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नहीं, महायुति साथ है और जो भी चेहरा सामने दे दिया जाएगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का हो या हो सकता है महायुति की मीटिंग में एकनाथ शिंदे के नाम पे ही सहमति बने, कोई भी चेहरा जो सामने आ जाएगा उसको सीएम बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ज्यादा चांसेस लेकिन ये नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का होगा, क्योंकि वो ये नेता हैं जो ये तीनों पार्टियों को, और ये जो 2 वरिष्ठ जो नेता हैं अलग अलग 2 पार्टियों के, उनको सबको एकत्रित लाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो वो ज्यादा चांसेस उनके हैं। लेकिन उसमें भी ये भी हो सकता है कि आप देखते होंगे कि ये पिछले जो भी इलेक्शंस हुए मध्य प्रदेश में और जो राजस्थान में, तो उसमें तो ये हो गया, छत्तीसगढ़ में भी, कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे नाम उभर के आए, लेकिन उन्होंने अपना जो दिया था उसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा था, और जो सक्षम भी थे ऐसे ही लोगों को उन्होंने चुन के मुख्यमंत्री घोषित किया। लेकिन अभी देखिए, इस बार ऐसा है कि उन राज्यों में कोई गठबंधन नहीं था। ये यहाँ पर जो है 3 बड़े बड़े गुट हैं, जहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनको। तो फिर ये परिस्थिति जो है, इसमें मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही ज्यादा चांसेस होगा। और अभी एक जो मैं बात स्पष्ट करना चाहती थी कि ये जो विवाद चल रहा है कि ये शिवसेना क्यों टूटी या फिर एनसीपी क्यों टूटी, इसके पीछे मैं ये भी आपको याद दिलाऊं कि देखिए एनसीपी का गठन कब और कैसे हुआ। जो शरद पवार जी बाहर निकले कांग्रेस में से, वहां से शुरुआत हुई एनसीपी का जो सफर है वो, और वो क्यों हुआ, उनके जो आपसी मतभेद थे उसकी वजह से हुआ। और कांग्रेस में से ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता बाहर निकल के उन्होंने अपनी खुद की पार्टी तैयार की है, जैसे आप देख रहे होंगे कि केसीआर ने भी वैसे ही किया था। तो ये जो है, और ममता बनर्जी है, आप ये इतने सारे उदाहरण हैं। तो इन्होंने सबने अपने अपने गुट बनाए हैं और सभी ने जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक बड़ी इसके पीछे वजह क्या यही, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रहे और अचानक से उनके पुत्र जो हैं वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। एनसीपी की बात की जाए, वहीं से टूट करके शरद पवार आए
और फिर वापस कांग्रेस के साथ ही चले जाते हैं। ये चीजें एकनाथ शिंदे को भी पसंद नहीं आई और वही चीजें अजित पवार को भी पसंद नहीं आई, और फाइनली जनता ने भी ये कह दिया कि भाई हमें भी ये चीज पसंद नहीं आई। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अभी देखिए, पिछले जो लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि उसमें नैरेटिव कुछ और विषय के भी थे, जैसे संविधान बदल देंगे और जो गारंटीज दी थी, तो ये सब जो विषय थे वो हावी हो गए थे और वो उनके वजह से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था और बुरी तरीके से हार गई थी जो एनडीए है। और लेकिन देखिए, भाजपा ने और शिवसेना और एनसीपी ने मिलके इतना जल्दी कोर्स करेक्शन कर दिया, उन्होंने ये जो नैरेटिव है उसका भी उसका काउंटर कर दिया और जो गारंटीज है उसका भी काउंटर कर दिया। तो रही बात ऐसी कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो गया, और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है तो वहाँ पर भाजपा का ज्यादा चांसेस हो जाता है। तो ये जो नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं कि 3 महीने पहले हम लोग जीत गए थे, आप अभी कैसे जीत गए, उसमें ये है कि आप लोगों ने वही नैरेटिव आज चलाया है, उन लोगों ने कोर्स करेक्शन कर लिया। तो ये जो है फर्क है उनमें और आप में। और देखिए, मैं आपको एक और बात इसमें बताऊं, बहुत सारी चीजें उसके विश्लेषण में जाएंगे तो क्योंकि बहुत सारी चीजें लोकसभा चुनाव में आरएसएस को लेकर के नाराजगी की बात थी। आरएसएस कांग्रेस के 4 आमदार हमारे साथ आ रहे हैं, और ये तुतरी जो शरद पवार साहब की पार्टी है उसमें से भी 3 हमारे अजित दादा पवार के टच में है। चलिए, ये तो भविष्य में है, लेकिन मुकेश जी, मतलब मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपने सुप्रिया सुले का जिक्र भी किया, तो क्या आप लोगों की ये कोशिश होगी कि वापस पार्टी को एकजुट कर लिया जाए और उनको वापस लाया जाए? ये प्रयास भी होगा? पार्टी ही हमारी है, अजित पवार की है, वो 10 बच्चे वो भी आ जाएंगे, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, ठीक है। मैं एक बात मैं कहना चाहती थी अभिषेक जी। ठीक है राजलक्ष्मी जी, घड़ी पे। ठीक है राजलक्ष्मी जी, जल्दी से। जी देखिए, अभी ये दोनों गुट जो है जिनके ऊपर विवाद हो रहा है, आप मुझे बताइए कि 55 में से 40 सांसद विधायक और 56 में से 40, तो ये आप बताइए कि किसके साथ मेजोरिटी है? तो ये जो विवाद वो तो जनता ने क्लियर कर दिया, वो उसमें तो अब चर्चा का विषय ही नहीं वो है, वो तो बार वही मुद्दा उठाना, वो तो क्लियर है। सिंपैथी कार्ड। अब देखिए समीर जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ओवरऑल घूम करके अगर स्थिति बनती है तो वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर के ही बनती है। हालांकि आप फिर कहेंगे कि महायुति की बैठक का इंतजार कीजिए, लेकिन बातें घूम करके वापस देवेंद्र फडणवीस पे आती हैं, क्योंकि जब 2019 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, और उनका बयान, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि उनका जो बयान था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लौट करके आएंगे। और 2022 में जब सरकार आप लोग बना रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेप बैक करके उप मुख्यमंत्री का पद भी स्वीकार किया, और उसके बाद से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जो कॉम्बिनेशन दिखा, जो जोड़ी दिखी, वो जय वीरू वाली दिखी। तो आज भी लोग यही चीज उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वही जय वीरू वाली जोड़ी जो है हमें वापस मिल जाएगी। देखिए, ये जय वीरू की जो जोड़ी थी ना, 2014 से 19 में भी काम कर गई थी। हाँ। आप देखेंगे सब जो ड्रीम प्रोजेक्ट था समृद्धि हाईवे, उसमें भी एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र जी का पूरा साथ दिया था। तो ये भाजपा जो है और शिवसेना का जो एक नेचुरल अलायंस था, उसी का पार्ट एकनाथ शिंदे जी थे। और जो उद्धव साहब ने जो कांग्रेस के साथ जाने का जो मन बनाया, वो सत्ता की लालच में बनाया, और उन्होंने जो झूठे ये किए थे कि हमको कमिटमेंट दिया गया था मुख्यमंत्री का, ये कोई बात ही नहीं हुई थी। तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी का ट्यूनिंग हमेशा से अच्छा रहा है, उनका समन्वय 2014 से 19 भी अच्छा रहा, और 2019 से 22 सेकंड आपको रोक रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस इस समय बोल रहे हैं, सुन बातें, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी। फडणवीस भी वही बोल रहे थे कि बैठक होती है, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। समीर जी बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जो 2019 से भी 22 के बीच में एकनाथ शिंदे जी अलायंस में सफोकेट हो रहे थे, इसलिए हिंदुत्व के विचार पे वो बाहर निकले। और देवेंद्र जी का इतना सक्षम नेतृत्व है, आप देखिए कि उन्होंने इतनी सभाएं की और इतना बढ़िया तरीके से चुनाव का संचालन किया है कि आज इतने बड़े पैमाने पे महायुति को जो मैंडेट मिला है, जैसे एकनाथ जी है और अजित दादा है, और तीनों ने मिलकर एक बढ़िया संचालन किया है। आप देखिए कि ये पैनल पे भी हम 3 महायुति के प्रवक्ता में कोई विवाद नहीं है, ना कुछ है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपना लेके बैठे कि हमारे बीच में कुछ होता है कि नहीं, लेकिन हम लोग एक पेज पे है, हम लोग एक साथ है। ठीक है, यानी आप लोग एक पेज पे हैं, और कल का हमें इंतजार करना होगा, कल की बैठक का।
सावंत साहब, एक चीज और, जैसा मैंने कहा कि देखिए 2022 के बाद से जब एकनाथ शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, उस बीच में कभी ये अंतर नहीं लगता था कि महाराष्ट्र में कौन सीएम है। कहने के लिए हाँ एकनाथ शिंदे सीएम है, लेकिन जब दोनों साथ आते थे तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो जेस्चर था वो दिखाता था। और एकनाथ शिंदे इस बात का भी हमेशा ख्याल रखते थे कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीनियर नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बात का भी ख्याल करते हुए दिखते थे मंचों पे। अब अगर एक बार फिर से, ठीक है, अगर सीएम एकनाथ शिंदे ही बनते, देवेंद्र फडणवीस ही बनते हैं, तो एकनाथ शिंदे क्या डिप्टी सीएम के तौर पे उनके साथ वही जय बीरू वाली जोड़ी दिखेगी? देखिए अभिषेक जी, पिछले 2.5 साल में हम दोनों ने, और बाद में अजित पवार जी हमें आके मिले, हाँ। हम तीनों ने, शुरू में हम जय वीरू की जोड़ी तो थी ही, उसके बाद में अमर अकबर एंथनी की जोड़ी बन गई और एक मजबूत सरकार हमने यहाँ पे चलाई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वीकारे या किसी और को दे या ना स्वीकारे, ऐसे ही काम करे, फिर भी जोड़ी तो जय वीरू की ही रहेगी, उसमें कोई दोहरी राय नहीं, क्योंकि हमने कभी भी सत्ता की लालसा से। सर एक सेकंड रोक रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। माननीय शिंदे साहेब असतील, मी असेल किंवा अजितदादा असतील, आमच्या महायुतीत कुठलेही मतभेद नाही। आम्ही निवडणुकीच्या पूर्वी देखील सांगितलं होतं की सगळे निर्णय सोबत बसून होतील, आमचे श्रेष्ठी आहेत, ते आमच्या सोबत बसून सगळे निर्णय घेतील, त्याप्रमाणे सगळे निर्णय होणार आहेत। त्यामुळे मला कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, जो एकनाथ शिंदे ने कहा, जो अजित पवार कह रहे हैं, वही बात यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं। अरुण जी। हाँ देखिए अभिषेक जी, जो मैं कहने जा रहा था वही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी अभी कह रहे थे। तो मेन बात क्या है, अभी एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाएगी, जो भी बनेगा शीर्षस्थ नेतृत्व जिसके भी गले में ये हार डालेगा उसका मुख्यमंत्री पद हमें मंजूर है, चाहे वो फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो या अजित दादा या और कोई हो। हमारा लक्ष्य क्या है, इस महाराष्ट्र को देश में नंबर 1 स्टेट बनाने का, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1 ट्रिलियन से ज्यादा सहयोग जो है वो इस महाराष्ट्र को होगा। महाराष्ट्र और मुंबई नंबर 1 पर रखने का हमारा सपना है। ठीक है शिवानंद जी, अब देखिए, अब एक स्थिति तो ऐसी बनती है ना कि ठीक है, ईवीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता को वो मुद्दे समझाना जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, आप मणिपुर की ही बात करते हैं, वो जनता को आप नहीं समझा पा रहे हैं। इस चीज को भी तो आपको देखना होगा। अभिषेक जी, शिंदे साहब के गुट की जो प्रवक्ता जी ने बात किया, अमर अकबर एंथनी, ये कुछ भी नहीं है। ईडी, ई बोलो तो एकनाथ, डी बोलो तो देवेंद्र, ईडी सरकार था, पूरा इंडिया में सबको पता है। और अमर अकबर एंथनी की बात कर रहे हैं, अमर अकबर एंथनी बोलते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसमें कुछ भी सबको पता है। यही महाराष्ट्र के, यही बोल बोल के तो आप हार गए। महाराष्ट्र के इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे, और अभी आप ईवीएम का मुद्दा लेकर देश में घूमने वाले हो। जनता आपको फिर एक बार इस राज्य से भगा देगी, ये याद रखिएगा शिवानंद जी। अभी तो सिर्फ 15 सीटें दी है जनता ने, उसमें भी आप हमने विकास के मुद्दे पर विकास की राजनीति की, और आप हमेशा आरोपों की राजनीति करते रहे, इसलिए आपको थप्पड़ लगाई जनता ने। अभी भी आपके आपको कम से कम ये हो गया है कि जनता ने डिसाइड कर दिया है, अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महायुति की ये बड़ी बैठक कल होगी और उसके बाद महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।